दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है और उस बदली हुई परिस्थितियों में, बदलते हुए हालात में और भारतीय जनता पार्टी की मंशा को भांपते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने प्लान बी पर आगे बढ़ रही है। अब इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। कई संकेत इसके पहले से मिल रहे थे, लेकिन आज एक बड़ा संकेत जेडीयू के बड़े नेताओं के द्वारा खुद ही दे दिया गया। और आखिर क्यों निशांत को पार्टी में लाने की कोशिशें हो रही है। निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड में सक्रिय करने की कोशिशों के पीछे जेडीयू के अंदर जो दो धड़े हैं, उन दोनों की राय बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल अलग राय है दोनों की। लेकिन दोनों निशांत को सक्रिय करना चाहते हैं। निशांत पार्टी में आए, पार्टी के लिए काम करे। इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि निशांत को लाकर क्या नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान बनाया जा रहा है, और नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान बनाने की मंशा से निशांत को लाया जा रहा है, या भविष्य के उत्तराधिकार को लेकर के निशांत को लाया जा रहा है, 2030 के बाद की परिस्थितियों के लिए निशांत को लाया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है कि कौन किस तरीके से, किसके क्या इंटरेस्ट है निशांत को आगे बढ़ाने में। इस पूरे खेल को जब नीतीश कुमार बहुत आसानी से समझ रहे हैं, तो बिहार में प्लान बी की चर्चा अचानक तेज कैसे हो गई है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे को पकड़ने के लिए जरा कुछ और घटनाक्रम पर नजर डालना जरूरी है। फिर हम निशांत वाले मामले पर आएंगे। पहला सवाल यह है कि बिहार की पहली विधानसभा का सत्र जो आज खत्म हुआ, 5 दिनों का सत्र था, उस सत्र के दरमियान जिस तरह की गतिविधियां होती हुई दिखी, एक दो विधायकों वाली पार्टी या 4-5 विधायकों वाले विपक्षी पार्टी के सदस्य जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरेआम प्रशंसा सदन में करते हुए दिखे या सदन के बाहर करते हुए दिखे, उसके बाद अब यह साफ हो चला कि नीतीश कुमार की प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता किसी भी तरह के प्लान बी पर आगे बढ़ने के पहले बिहार में संख्या बल को अपने पक्ष में करना है। संख्या बल क्या? तो अभी जो संख्या बल है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 89 विधायकों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और उसके बाद 4 विधायक कम यानी 85 विधायकों के साथ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर की पार्टी है। बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 पर बनता है, और इसके अलावा इन दो पार्टियों के 174 विधायकों को यदि छोड़ दे, तो 69 विधायक दोनों गठबंधनों को मिलाकर या कुछ न्यूट्रल विधायकों को मिलाकर ऐसे होते हैं जिनकी पार्टी के विधायकों पर सबकी नजर है। अब 69 विधायकों की बात करें, यानी 85 जेडीयू के और 89 बीजेपी के, इनके 174 को छोड़कर बाकी 69 की बात करें, उसमें राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक है, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के पास 19 विधायक हैं, चिराग पासवान की पार्टी है वो। भले ही प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई सीटें नहीं मिली, लेकिन 3.5% जो उन्हें वोट आए, वो कुछ सीटों पर नतीजे को प्रभावित करने की स्थिति में जरूर दिखे। इसके अलावा कांग्रेस के 6 विधायक हैं, तो एमआईएम के 5 विधायक हैं, जीतन राम मांझी के भी 5 विधायक हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में कहा जा रहा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो अपनी पार्टी का विलय कभी भी जेडीयू में कर सकते हैं, यानी जेडीयू को बीजेपी के बराबर ला सकते हैं, अपने 4 विधायकों को जेडीयू में ला करके। तो नीतीश कुमार का जो गणित है, या भारतीय जनता पार्टी का भी जो गणित है, वो गणित दरअसल ये है कि विधानसभा में अपने नंबर को 100 या 100 के करीब कैसे पहुंचाया जाए। अवसर नीतीश कुमार के पास ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी पार्टी से कुछ ऐसे विधायक भी जुड़ सकते हैं जो उन क्षेत्रों से चुनाव जीत कर आए हैं जहां माइनॉरिटी वोटर, अल्पसंख्यक मतदाता चुनाव में जीत हार की भूमिका को काफी हद तक तय करते हैं। तो अभी पहली कोशिश यही है कि 95 से 100 के बीच के आंकड़े को कैसे छुआ जाए। अब सवाल यह उठता है कि इस आंकड़े को छूने के बाद की परिस्थिति में बिहार में क्या होगा, और यही निशांत की एंट्री का महत्व समझने वाला हो जाता है। लेकिन इस बीच में बिहार में किसी भी तरह की सियासत के लिए या नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत और उनकी बार्गेनिंग पावर को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है राष्ट्रीय जनता दल की पोजीशन को मजबूत करना। राष्ट्रीय जनता दल की पोजीशन जब कमजोर थी, तो याद कीजिए, जब 22 विधायक राजद के पास थे, तब नीतीश कुमार के 115 विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंध 2.5 सालों में टूट गए थे।
2013 की जून आते आते टूट गए थे और नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर ही टूटे थे। और चूंकि अब नरेंद्र मोदी के बेहद खास सिपहसालार, नंबर 2 माने जाने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा चर्चा है कि सम्राट चौधरी तो एक एडजस्टमेंट के तहत डिप्टी सीएम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री अमित शाह के जूनियर यानी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हो सकते हैं। वो यादव समाज से है। अब यादव समाज का नेता मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभी समझ सकते हैं कि क्या होगा तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल फ्यूचर। तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल फ्यूचर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पॉलिटिकल फॉर्चून को, यानी नीतीश कुमार के सियासी किस्मत को तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य बहुत हद तक तय करता है। यह एकदम साफ है, क्योंकि नीतीश कुमार को जो असली राजनीतिक ऑक्सीजन बिहार में चेक एंड बैलेंस का खेल खेलने के लिए मिलता है, वो राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत भूमिका से मिलता है। बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका को काफी छोटा कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि मामला बिहार में फंस कहां रहा है। मामला दरअसल यही फंस रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उसे लग रहा है कि आने वाले समय में इसी विधानसभा में अगले 6 महीने में, 1 साल में या 15-16 महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव बीतने के तत्काल बाद अपना मुख्यमंत्री बनाया जाना जरूरी है। नीतीश कुमार के 12 साल सांसद दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है, यह बात जरूर है, लेकिन 12 सांसद महत्वपूर्ण होते हुए भी आखिर भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार से ले लिया। बिहार के आईपीएस अधिकारियों के ऊपर सम्राट चौधरी का वर्चस्व स्थापित हो गया, पुलिस प्रशासन के ऊपर स्थापित हो गया। तब जब नीतीश कुमार के सांसदों के बूते बैसाखियों वाली सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, बावजूद उसके ऐसा हुआ। और नेगोशिएट करने वाले कौन थे? नेगोशिएट करने वाले 2 लोग, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, और दूसरे संजय झा। तो ये 2 लोग नेगोशिएट कर रहे थे। बावजूद इसके जेडीयू को पहले ज्यादा सीटें नहीं दी गई। चुनाव के पहले नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया और फिर गृह मंत्रालय भी इनके नेगोशिएशन के बीच जेडीयू के हाथ से छिन गया। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी नहीं मिला। तो इस सारे खेल को देखते हुए जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने विधानसभा में रिएक्ट किया, आरजेडी के ऊपर झुंझलाते हुए, सीधे सीधे उन्होंने मुस्कुराते हुए जिस अंदाज में राजद के विधायकों को कहा कि 2 बार तो आपको साथ ले लिए थे और आप लोग हमारी बात मान भी रहे थे। यह भी बात नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप लोग उनकी बात मान रहे थे, यानी नीतीश कुमार की बात मान रहे थे, लेकिन कोई अटकलबाजी शुरू ना हो जाए, इसका पूरा ख्याल नीतीश कुमार ने रखा कि जब तक चीजें पूरी तरह से पक ना जाए, लिहाजा इसको तत्काल दबाना जरूरी है, तब तक सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तुरंत उन्होंने पैतरा बदला और उसी सेंटेंस में आगे यह भी जोड़ दिया कि अब आप लोगों को साथ नहीं लेंगे, बाद में आप लोग गड़बड़ करने लगे थे। शुरू में ठीक काम कर रहे थे, बाद में गड़बड़ करने लगे थे। अब उसके बाद किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर नीतीश कुमार जब विधानसभा में कह रहे हैं कि शुरू में आप लोग बात मान रहे थे, ठीक काम कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? याद कीजिए, जब चिराग मॉडल के तहत नीतीश कुमार की सीटें कम कर दी गई 2020 के चुनाव में, उन्हें 43 सीटों पर यानी नंबर 3 की पार्टी पर सिमटा दिया गया। उस वक्त भी जब विधानसभा का सत्र हुआ, तब भी नीतीश कुमार राजद के लोगों पर गुस्सा भी हुए, तेजस्वी यादव पर गुस्सा भी हुए, लेकिन उस गुस्से में भी क्या कहा था? भाई समान दोस्त का बेटा है। उसी दौर में विधानसभा के अंदर एक दिन मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को क्या कहा था? पलटू राम या पलटू चाचा, इस तरह की कुछ बातें इशारों इशारों में कही गई थी, जिसके बाद सीधे सीधे नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव को कहा था कि यह सब कहने का हक आपके पिताजी को है, आप इन सब में मत पड़िए। और उस वक्त से ही लोगों को अंदाजा हो गया कि आने वाले समय में राजद और जनता दल यूनाइटेड के संबंध जुड़ने जा रहे हैं। कल जो विधानसभा में हुआ, जब नीतीश कुमार ने राजद के लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा कि आप लोग ठीक ठाक काम कर रहे थे, हमारे साथ थे, तब बात मान रहे थे, बाद में गड़बड़ करने लगे, तो इसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं कि नीतीश कुमार इशारा कहां कर रहे थे। और जो लोग नीतीश कुमार की राजनीति को नहीं समझते, हाल का एक वाकया आपको याद दिला दूं। जब रोहिणी आचार्य वाला प्रकरण, पारिवारिक विवाद चरम पर था, उस वक्त जेडीयू की तरफ से
जेडीयू के पास वाले मंत्रालय की तरफ से लालू परिवार को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। सबको पता है कि उस नोटिस को कूड़ेदान में ही जाना था, वो शायद चला भी गया, लेकिन जब वो नोटिस दिया गया, रोहिणी आचार्य विवाद जो दिन रात गोदी मीडिया के लिए सर चढ़कर बोल रहा था, कन्हैया भेलारी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को, पटना के सीनियर जर्नलिस्ट को इस मामले में स्केपगोट बना दिया गया था। सारा मामला एक साथ दब गया और बंगला विवाद ऊपर आ गया। बंगला विवाद ऊपर आने से रोहिणी आचार्य का प्रसंग पूरी तरह से दब गया। तो ये नीतीश कुमार है। जो लोग नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में खबरें चलाते हैं, ये ठीक है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब वैसा नहीं है जैसा 5, 6, 7 साल पहले हुआ करता था। लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार कोई अचेत अवस्था में नहीं है, सियासत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। असल मुद्दा दरअसल यह है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बनती नहीं है। लेकिन यह बात दोनों में कॉमन है कि दोनों खाने को ठंडा करके खाना चाहते हैं। गर्मा गर्म खाना खाते हुए जीभ जलाने की कोशिश दोनों नहीं करते। लिहाजा नीतीश कुमार भी अभी अपने प्लान बी पर आगे तो बढ़ रहे हैं, पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अलायंस तोड़ने की पूरी बुनियाद यहां पर लिख दी जाए, ये कोशिश नीतीश कुमार कतई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो वो विधानसभा में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को प्रणाम कीजिए, आप लोग प्रधानमंत्री को प्रणाम कीजिए, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, सब बातें कह रहे हैं। लेकिन सबने देखा है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 2022 में लखनऊ में नीतीश कुमार सीधे सीधे 90 डिग्री पर प्रधानमंत्री के सामने झुककर नमस्ते कर रहे थे, और वही नीतीश कुमार 3-4 महीने बीतते बीतते एनडीए के बाहर महागठबंधन के साथ खड़े हो गए थे और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तो नीतीश कुमार प्रशंसा करने के लिए कह रहे हैं तो इसे एक गारंटी के तौर पर एनडीए लेने को तैयार नहीं है। अब आते हैं निशांत वाले प्रकरण पर, जो असली मुद्दा है। और जो बात आज संजय झा ने कही है, मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कही है, वो कोई बंद कमरे में नहीं कही है, वो सबके सामने कही है। उनके बगल में निशांत खड़े थे। हुआ दरअसल यूं कि किसी एयरपोर्ट का नजारा है, शायद पटना एयरपोर्ट का ही है। निशांत और संजय झा दोनों निकल रहे थे, अराइवल टर्मिनल का है, वो वहां से निकल रहे थे, कहीं से शायद दिल्ली से लौट रहे थे और वो निकल रहे थे। वहां पर निशांत को रिपोर्टर्स ने घेरा, स्थानीय पत्रकारों ने घेरा। फिर निशांत एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पिता की उपलब्धियां, जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में 20 साल से चल रही सरकार की उपलब्धियां, ये सब गिनाने लगे। और इसी बीच में संजय झा आते हैं। उसी माइक के सामने संजय झा आकर कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, सबकी इच्छा है, पूरी पार्टी की इच्छा है, और अब यह निशांत को तय करना है कि वो पार्टी में औपचारिक तौर पर कब ज्वाइन करते हैं, कब कमान संभालते हैं। तो संजय झा की भूमिका क्या है? संजय झा 2006 के पहले भारतीय जनता पार्टी में, 2012 तक भारतीय जनता पार्टी में थे। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वो जेडीयू में आए। अरुण जेटली के बड़े करीबी थे, आजकल अमित शाह के बड़े करीबी हैं, और यही लोग इस प्रकार की सीट शेयरिंग किए थे जिससे नीतीश कुमार नाराज भी हुए थे। 101 का फॉर्मूला, यानी भाजपा और जदयू को बराबर करने का फॉर्मूला, ये संजय झा और ललन सिंह का ही बनाया हुआ फॉर्मूला था। बिल्कुल एक तरीके का टेलर मेड ट्वीट। हम सब ने देखा था कि वही ट्वीट हर पार्टी के नेता, मतलब सिवाय नीतीश कुमार के, बिहार में एनडीए के गठबंधन के हर घटक के नेता एक ही ट्वीट कट कॉपी पेस्ट कर रहे थे। जैसे आप लोग देखते हैं कि कैसे एक तरह का ट्वीट गोदी मीडिया के तमाम बड़े पत्रकार सरकार के समर्थन में करते हैं, कई बार तो एक एक शब्द भी सेम होता है, बिल्कुल उसी तरह का ट्वीट सीट शेयरिंग पे किया गया। तो ये सारा खेल नीतीश कुमार देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो, ये तो कार्यकर्ता भी चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, उनके परिवार के लोग भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि निशांत पार्टी में आए। लेकिन जो जेडीयू के लोग चाहते हैं, जो नीतीश कुमार चाहते हैं, क्या वही उसी मंशा से निशांत कुमार की पार्टी में लाना संजय झा और भारतीय जनता पार्टी भी चाहते हैं? दरअसल दोनों बातें बिल्कुल अलग है। आज मैंने पटना के पॉलिटिकल सर्कल में कई लोगों से, कई पत्रकारों से बातचीत की।
दो बातें मूल रूप से निकलकर सामने आई। नीतीश कुमार 2030 के चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने की स्थिति में संभवतः रहे न रहे, मतलब वो पार्टी को, चूंकि बायोलॉजिकल क्लॉक रुकता नहीं है, 75 साल के अभी हो गए हैं, पता नहीं 80 साल की उम्र में स्वास्थ्य कैसा हो, ये सब सोच के लोगों के बीच इस बात की चिंता है कि अब आगे पार्टी कौन संभालेगा। ललन सिंह और संजय झा को पार्टी दे दी जाएगी, ये तो नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उनके साथ के लोग, वशिष्ठ नारायण सिंह पूरी तरह से थक गए, राजनीति से करीब करीब बाहर है। विजेंद्र यादव वो अभी 80 के करीब पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी वो भी नीतीश कुमार के लगभग हम उम्र ही है, थोड़े दिन छोटे हो सकते हैं, दोनों 85 बैच के विधायक हैं। तो पार्टी किसके हाथ में दी जाए, इसको लेकर के एक सवाल है, और वही निशांत की भूमिका शुरू होती है। और जब वही निशांत की भूमिका शुरू होती है, तब जाकर के निशांत को कौन किस मंशा से लाना चाहता है, यह क्लियर होना शुरू होता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में चुनाव के पहले भी इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी चाहती है, और इसी मंशा से नीतीश कुमार के नाम का ऐलान बतौर सीएम नहीं किया जा रहा, कि चुनाव के बाद चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बन जाए और डिप्टी सीएम के लिए जेडीयू को ऑफर दिया जाए, ताकि जेडीयू निशांत को डिप्टी सीएम बना सके, हो सके तो गृह मंत्रालय भी ले ले, विधानसभा स्पीकर भी ले ले, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दे। अब चूंकि विधानसभा का अंकगणित ऐसा आया, ये 122 का आंकड़ा बिना जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी पहुंच नहीं रही थी, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ा। सहयोगी दलों के बीच गलत संदेश जाता कि जो काम शिंदे के साथ किया वही नीतीश कुमार के साथ किया, फिर चंद्रबाबू नायडू के भी कान खड़े होते। और ये सारी परिस्थितियों को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, लेकिन गृह मंत्रालय ले लिया। उसके बाद बीजेपी इसी विधानसभा में अगले 6 महीने से लेकर 1.25 साल के बीच में वो चाहती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास आ जाए। तो संजय झा जिस मंशा से चाह रहे हैं, वो अमित शाह के भी बड़े नजदीकी हैं, वो जिस मंशा से चाह रहे हैं वो तो वही जाने, लेकिन लोग यही कयास लगा रहे हैं कि संजय झा भारतीय जनता पार्टी वाली मंशा से निशांत की को पार्टी में लाना चाह रहे हैं। अब मार्च अप्रैल में राज्यसभा का भी चुनाव है, विधान परिषद का भी चुनाव है। चर्चा है कि मनीष वर्मा भी राज्यसभा या विधान परिषद लाए जा सकते हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और संजय झा वाली मानसिकता के एकदम उलट मानसिकता के बताए जाते हैं। निशांत को भी विधान परिषद में लाए जाने की बात है। निशांत विधान परिषद में आते हैं, पहली बात कि नीतीश कुमार इसके लिए रजामंदी देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में अब तक जो उनका स्टैंड रहा है, और इस चुनाव में भी उन्होंने बार बार दोहराया है कि उन्होंने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मोटे तौर पर कहें तो परिवारवाद के घोर विरोधी रहे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अगर किसी दबाव में, कार्यकर्ताओं के दबाव में लेकर के भी निशांत को आए, तो बीजेपी की मंशा को सफल होने देंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर एक एग्जिट प्लान के तहत वो विदा हो जाएंगे और फिर निशांत के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी लेंगे। ये बात गले नहीं उतरती, लेकिन ये बात जरूर गले उतरती है कि कई नीतीश कुमार के करीबी भी इस बात को मानते हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री वो तथाकथित सेकुलर कैंप से ही कराना चाहेंगे, उस राजनीतिक खेमे से कराना चाहेंगे जिस राजनीतिक खेमे को भारत की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो एंट्री कराए, इसकी गुंजाइश कम है। मतलब एंट्री कराने से मेरा आशय कि मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम जैसी कुर्सी दे। अब यहां राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका को देखना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक दबी हुई पार्टी है। शिवानंद तिवारी आज खुलकर बोले, पटना के वरिष्ठ पत्रकार है संतोष सिंह, उनके साथ बात करते हुए, फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने अपने चैनल पे भी लगाया है उसे, खुलकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने पूरे अपोजिशन को डिमोरलाइज किया है, सेशन छोड़कर चले गए। कमोबेश इसी तरह की मानसिकता लोग कहते हैं लालू यादव की भी है कि तेजस्वी यादव चले क्यों गए हैं सेशन छोड़ करके। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच आरजेडी को जो राजनीतिक ऑक्सीजन मिल सकता है वो नीतीश कुमार दे सकते हैं, और अब आरजेडी की वो स्थिति नहीं है कि आरजेडी बहुत ज्यादा डिमांडिंग पोजीशन में हो जेडीयू के सामने। जो दे दिया वो लेने की स्थिति में है। पार्टी चलाने के लिए भी संसाधनों की जरूरत है,
संसाधन सत्ता के बूते आता है। सत्ता नीतीश कुमार दिला सकते हैं आरजेडी को, वरना कौन जाने आने वाले वक्त में आरजेडी में ही टूट हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और आरजेडी में टूट होने का मतलब है कि नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई की पटकथा लिख दी गई। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर बड़े कदम उठाने के लिए विवश कर रही है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, किस प्रकार से बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एकाधिकारवादी पार्टियों का जो हम जिक्र करते हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की बात में नहीं कर रहा, लेकिन एकाधिकार वाली पार्टी जो परिवार के नियंत्रण में चलती है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल। आज आपने देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने हर बिजनेस में जो एकाधिकारवाद खड़ा कर दिया है, मोनोपोलिस्टिक अप्रोच के साथ हर सेक्टर को बांध दिया है, उसका नतीजा आज एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। सभी देख रहे हैं कि इस देश में 70% फ्लाइट ऑपरेशंस इंडिगो कर रही थी, और इंडिगो ने एक तरह सरकार को पायलट्स के टाइम नियत किए जाने की वजह से झुका दिया। सारे फ्लाइट्स कैंसिल, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। अब कहा जा रहा है 10 से 15 दिसंबर के बीच में फ्लाइट्स उसकी नॉर्मल होंगी, लेकिन तब तक एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसा नजारा है, लोग परेशान हैं, सबके काम छूट रहे हैं। इसी तरह से ब्रॉडबैंड के सेक्टर में जियो की मोनोपोली हो गई। इसी तरह से सत्ता के जो गोदी सेठ हैं उनकी मोनोपोली आप कई जगह देख रहे हैं, हर सेक्टर में घुसे हुए हैं। अरे भाई, मार्केट में कंपटीशन बने रहने देते। एक फील्ड में जब 8 से 10 खिलाड़ी होंगे, आज देखिए डेटा कैसा महंगा होता जा रहा है। तो 8 से 10 या 10, 12, 15, 20 प्लेयर अगर एक सेक्टर में कंपटीशन करेंगे तो जनता के लिए भी सहूलियत होगी, और फिर कोई सरकार को झुका नहीं पाएगा। आज इंडिगो ने झुका दिया, सरकार को सर्कुलर वापस लेना पड़ गया पायलट्स के टाइम नियत करने को लेकर, उनके काम के घंटे को नियत करने को लेकर। कमोबेश बिल्कुल इसी तरह की जो मोदी सरकार की अर्थनीति है, एकाधिकारवादी व्यवस्था को कायम करना, उसी तरह की राजनीतिक नीति परिवार के सहारे चलने वाली पार्टियों की है। परिवार के साथ चलने वाली पार्टियों में क्या है, तेजस्वी यादव हार गए, बिहार में महागठबंधन को हार मिली, अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो हार मिली, और जब उन्हें हार मिली उसके बाद उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, जो लोकतंत्र की स्थापित परंपरा है उसका पालन भी नहीं किया, चुपचाप घर में रहे, असेंबली में आए, 4-5 मिनट की एक स्पीच दी, ओथ लिया, और उसके बाद पटना से ही बाहर निकल गए। तो राजद के अंदर जो निराशा है, वो निराशा भारतीय जनता पार्टी को अपने गेम प्लान को सफल बनाने के लिए काफी है। इस बात को लालू यादव भी समझ रहे हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। और इसी के बीच जिस प्लान बी की चर्चा है, वो प्लान बी यही है कि अभी क्योंकि पहला स्टेप बीजेपी लेना चाहेगी, नीतीश कुमार लेने नहीं देंगे, ये बात तय है। तो चर्चा इस बात की है कि जेडीयू का जो प्लान बी है उसमें राजद के साथ जाना तो तय है। टाइम नीतीश कुमार तय करेंगे, और टाइम नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार तय करेंगे। निशांत विधान परिषद में आएंगे, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। मनीष वर्मा राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली आए, क्योंकि जेडीयू की ताकत अब बढ़ गई है। अब एक की जगह 2 राज्यसभा सीटें वो मार्च अप्रैल में भेज सकते हैं, 3 महीने बाद 2 राज्यसभा सांसदों को दिल्ली भेज सकते हैं। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति में यह साफ साफ दिख रहा है कि मनीष वर्मा अगर दिल्ली आते हैं तो तय मानिए नीतीश कुमार का कम्युनिकेशन चैनल दूसरी तरफ भी खुल जाएगा। पहले नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था, जब पेगासस वगैरह का डर लोगों को नहीं था, तब फोन पे खुल के बातें होती थी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी पार्टी के नेता से किसी का भी होता था। उस दौर में कहा जाता था कि नीतीश कुमार दोनों खेमों के राजनेताओं के साथ बराबर टच में रहते हैं, लगातार उनका संपर्क बना रहता है। लेकिन अब पेगासस के दौर में और संचार साथी ऐप को लेकर जो आपने देखा, अब टच में बने रहने के लिए दूतों की जरूरत होती है। दिल्ली में अभी जिस प्रकार के लोग बहुत बड़ी भूमिका में हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, उनका रुख जग जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बरकरार रखने की चाहत वाले लोग हैं। मनीष वर्मा के दिल्ली आने का मतलब होगा कि नीतीश कुमार के लिए सभी खेमों के साथ संपर्क स्थापित करने वाले एक विश्वसनीय सूत्र का दिल्ली में मौजूद होना। तो राज्यसभा चुनाव तक नजर रखिए, और मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति का जो खेल है
वो धीरे धीरे सबके सामने दिखने लगेगा और आने वाले वक्त में कभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी बेंचों पर जाना पड़े, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान चाहती है। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का एग्जिट प्लान चाहते हैं, ये बात एकदम साफ है। और इस बीच में निशांत का इस्तेमाल प्रो बीजेपी खेमा अपने तरीके से करना चाहता है, वहीं जनता दल यूनाइटेड के जो वेल विशर है, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो निशांत कुमार का इस्तेमाल अपने तरीके से करना चाहते हैं। और इसी के बीच में निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को कैसे भुनाया जाए, इसको लेकर जो होड़ मची हुई है, संजय झा ने आज उसका पहला संकेत दिया। निश्चित तौर पर पार्टी का मूड तो सबको पता है कि निशांत पार्टी में आए, सभी चाहते हैं, लेकिन संजय झा के साथ निशांत घूम रहे हैं, उनके साथ फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, जबकि इसके पहले वो दिखाई नहीं देते थे। ये काफी कुछ बयां करता है कि आने वाले समय में सियासत की दशा और दिशा किस तरफ जाने वाली है। तो देखते जाइए, पाटलिपुत्र में अभी बहुत कुछ होना है और आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।